दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आखिरी सच वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स को, जिसकी मर्डर मिस्ट्री आपका दिमाग हिलाकर रख देगी कि आखिर पूरे परिवार का मर्डर किसने किया। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों सीरीज की शुरुआत में एक दूध वाला किसी के घर जाता है, जहाँ काफी घंटी बजाने के बाद भी कोई गेट नहीं खोलता। फिर दूध वाला पड़ोस में बैठे लोगों के साथ गेट खोलकर अंदर जाता है। तब वहाँ पर कुछ लाशें लटकी हुई दिखती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और एक पब में एक लड़के को डांस करते हुए दिखाते हैं। तब तमन्ना, जिनका नाम इस सीरीज में आन्या है, वे उस लड़के से मिलती हैं और वह लड़का आन्या को देखकर फ्लैट हो जाता है और आन्या से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। फिर आन्या उस लड़के से डांस करने के लिए बोलती हैं और गिरने का नाटक करके चुपके से उस लड़के के हाथ से घड़ी निकाल लेती हैं। फिर वह थोड़ी देर तक उससे बातें करती हैं और तभी पुलिस वाले वहां आकर उस लड़के को पकड़ लेते हैं। दरअसल वह लड़का एक बहुत बड़ा ठग था, जो कि लोगों के एटीएम से बड़ी चालाकी से पैसे चुराता था और उसका सारा काला चिट्ठा उसकी वॉच में था। इसके बाद पुलिस वाले उस लड़के को पकड़ ले जाते हैं। फिर क्राइम ब्रांच की ऑफिसर आन्या को उसके सर का फोन आता है, जो उसे किशन नगर के क्राइम के बारे में बताकर वहाँ जाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में आन्या क्राइम सीन पर पहुँचती है, जहाँ लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही आन्या क्राइम सीन पर जाती है, वहाँ एक नहीं बल्कि 11 लाशें लटकी हुई होती हैं, जो कि सुसाइड तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। सारी लाशों की आंख पर पट्टी बंधी हुई थी और उनके हाथ भी बंधे हुए थे। बस एक आदमी की आंख पर पट्टी नहीं थी, जिसका नाम भुवन होता है। इस मर्डर को देखकर सारे इन्वेस्टिगेशन के लोग चौंक जाते हैं। आन्या और उसकी टीम पूरे क्राइम सीन को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। सारी की सारी जगह एकदम साफ मिलती है। आन्या को फिर रूम में एक बूढ़ी औरत की लाश मिलती है। आन्या को ये सब मर्डर ही लग रहा था, क्योंकि सारे लोग जो लटके हुए थे, उनके स्टूल उनकी लाशों से काफी दूर थे। अब बाहर एक बच्चा क्राइम सीन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए अंदर आने की कोशिश करता है, जिसे पुलिस वाला वहाँ पर रोक लेता है। अब एम्बुलेंस आती है और सारी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है और आन्या बाहर आकर पुलिस वालों को वहाँ के सारे आदमियों को थाने में क्वेश्चनिंग के लिए बुलाने के लिए कहती है। आन्या को अब थाने में एक पुलिस वाला मरी हुई फैमिली के बारे में सारी जानकारी देता है। तब उन्हें पता चलता है कि उस पूरी फैमिली की 3 जनरेशन एक ही बारी में खत्म हो गई, जो कि उन्हें कोई रिवेंज का केस लग रहा था। उस फैमिली में बस कविता नाम की एक औरत बची थी, जो कि उस फैमिली से अलग रह रही थी। आन्या अब कविता को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है और फिर एक हफ्ता पहले का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ अंशिका की अमन नाम के लड़के से एंगेजमेंट हो रही थी और सारे लोग खुशी में डांस कर रहे थे, पर भुवन कुछ सोच में पड़ा था। फिर थोड़ी देर बाद सारे लोग फोटो खिंचवाते हैं और फिर आन्या कविता से उनकी फैमिली में कुछ स्ट्रेस, परेशानी या दुश्मनी के बारे में पूछती है, पर कविता कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इधर आन्या की इन्वेस्टिगेशन टीम बाकी लोगों से पूछताछ करती है, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब थाने में किशोर नाम का बच्चा आता है, जो शुरू में क्राइम सीन पर जाने की कोशिश कर रहा था। जैसे पुलिस वाले बच्चे से मर्डर के बारे में बोलते हैं, बच्चा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। आन्या अंशिका के फियांसे अमन को स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाती है, पर अमन अंशिका की मौत से काफी दुखी लग रहा था और वह काफी रूड होकर वहाँ पर बात करता है। आन्या को ऐसा लगता है कि अमन कुछ तो जरूर छुपा रहा है और वह जाते जाते उसे अपना फोन नंबर देकर अपने एक पुलिस वाले को उसके पीछे लगा देती है। उसके बाद अमन को दिखाते हैं, जो कि नशे के इंजेक्शन लेता है और अब सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां अमन और अंशिका की कार में बहस हो रही होती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और अमन अपनी खिड़की के बाहर देखता है कि कोई उस पर निगरानी रखे हुए है और वह चुपचाप घर से निकल जाता है। इधर आन्या अब अपने साथी से किसी केस के बारे में बातचीत कर रही थी। तभी एक दूध वाला वहां आकर बताता है कि उसने कुछ टाइम पहले देखा था कि आदेश भैया को कोई आदमी चाकू से डरा रहा है और वह उन लोगों को पहचान सकता है। आन्या अब उस फैमिली के बाहर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती है, जहां पर एक बाइक पर हेलमेट पहनकर एक आदमी आया था। फिर उस एरिया की लाइट चली जाती है और कैमरा बंद हो जाता है, जिससे आन्या को कुछ भी पता नहीं चल पाता। पर हमें दिखाते हैं कि वह आदमी अमन ही था और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में अमन सिगरेट पीकर कहीं जाता है, जहाँ पर पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा था और एकदम से अमन गायब हो जाता है। उसके बाद आन्या और उसकी टीम को एक इंस्पेक्टर बताता है कि जो लोग आदेश को धमका रहे थे, उन्हें रणदीप पुजारा की गैंग ने गोली मार दी है और पुलिस इंस्पेक्टर आन्या को उस केस के एविडेंस दे देता है। साथ में वह ये भी बोलता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। आन्या अब ये सोचती है कि आदेश की फैमिली का महिपाल गैंग से कनेक्शन कैसे हो सकता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
इधर अमन अब कविता आंटी के घर जाकर उनसे अंशिका की फैमिली की किसी से दुश्मनी है या नहीं इसके बारे में पूछता है। तब कविता पूरी कहानी बताती है कि भुवन कॉलेज के बाद अपने पापा के दोस्त दौलत के पास काम करने लग गया था। फिर एक दिन भुवन और उसके पापा बात करते हुए आ रहे थे। तब भुवन के पापा उसे घोड़े के बारे में बता रहे थे कि उनका घोड़ा ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाता। तब भुवन बोलता है कि मुझे आपके घोड़े को तेज भगाना आता है। जैसे ही भुवन के पापा घोड़े पर बैठते हैं, भुवन घोड़े पर लात मार देता है। भुवन को लगा था कि घोड़ा इससे तेज भागने लगेगा, पर घोड़ा एकदम से उछलता है और भुवन के पापा का सर नीचे पत्थर पर जा लगता है और उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। फिर भुवन देखता है कि उसके जूते पर एक लोहे की नुकीली चीज चुभी हुई थी, जिसके बाद उसको लगने लगा था कि उसके पापा की मौत का जिम्मेदार वही है। इसके बाद भुवन सदमे में चला गया और काफी गुमसुम भी रहने लगा। भुवन अब काम में काफी चीजें भी भूलने लगा था, जिसके कारण उसके पापा के दोस्त दौलत ने भुवन को अकाउंट एंट्री न करने के कारण उस पर काफी गुस्सा किया और धक्का देकर उसे काम से भी निकाल दिया। तब भुवन लोहे के पाइप पर गिरा और उसके नीचे दब गया, जिससे उसे काफी चोटें भी आई। भुवन को फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि भुवन के सर पर अंदरूनी हिस्से में चोट आई है, जिससे वह काफी टाइम तक बोल नहीं पाएगा। ये सब भुवन को अपने पिता की मृत्यु का दोषी मानने से हो रहा था। कुछ टाइम बाद दौलत भुवन के घर आता है, क्योंकि भुवन ने दौलत के ऊपर एफआईआर कर दी थी और भुवन की फैमिली को दौलत उनके घर आकर धमकाता है और बोलता है कि वह उनको नहीं छोड़ेगा। फिर थोड़े टाइम बाद दौलत अपने गांव चला गया, पर उसका बेटा जयंत अंशिका को काफी परेशान करने लगा था। अब आन्या को पता चलता है कि आदेश का महिपाल गैंग से कुछ तो कनेक्शन है, तभी तो उनका आदेश को धमकाते ही उनका शूट आउट हो गया। अब सारी मीडिया पुलिस वालों से केस के प्रति जवाब मांग रही थी। इधर किशोर को दिखाते हैं, जो कि सोच में पड़ा था कि उसने मर्डर वाले घर में कुछ तो जरूर देखा था। आन्या के सर अब आन्या से आकर केस से रिलेटेड बातें करते हैं। तब आन्या को उसके आदमी का फोन आता है और वह बताता है कि उसे महिपाल के लड़कों का पता चल गया है। इधर अमन अब बस पकड़कर दौलत के गांव जाता है, जहां उसे लोगों से पता चलता है कि दौलत तो बहुत साल पहले मर चुका है। फिर वह लोग अमन को दौलत का घर दिखाते हैं, जहां पर जयंत मौजूद था। इधर आन्या और उसके आदमी भी अब महिपाल के आदमी का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इधर अमन दौलत के घर पहुंचकर सीधा जयंत को मारने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अंशिका को उसी ने मारा है। तब जयंत का दोस्त अमन के सर पर कांच की बोतल फोड़ देता है और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में अमन को जयंत और उसके दोस्त ने पकड़ा हुआ था, जो अमन को बताता है कि उसकी बचपन में अंशिका से शादी हुई थी। तब अमन जयंत के ऊपर अंशिका को मारने का इल्जाम लगाता है। यह सुनकर जयंत गुस्से में बोलता है कि तू ये क्या बोल रहा है। तब अमन जयंत को अखबार दिखाता है, जिसमें अंशिका की फैमिली के 11 लोगों के मरने की न्यूज थी, जिसे देखकर जयंत रोने लगता है। इधर आन्या ने महिपाल के आदमियों को पकड़ लिया था और वे उनसे सवाल पूछ रही थी। तब आन्या को पता चलता है कि आदेश ने महिपाल से 20 लाख रुपए लिए थे और बाद में लौटा भी दिए थे। इसके अलावा उसके आदमियों को और कुछ नहीं पता था। अब आन्या घर जाकर सोती है और आन्या को उसके बचपन के सपने आने लगते हैं। फिर जैसे ही वह सपने में एक गेट खोलती है, वह एकदम से डर के मारे जाग जाती है। आन्या अब अपने सीनियर से बात कर रही होती है और बोलती है कि उनसे कुछ तो जरूर छूट रहा है, उन्हें दोबारा क्राइम सीन पर जाकर चेक करना पड़ेगा। तब आन्या के साथी का फोन आता है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताता है, जिसने हाल ही में मर्डर वाले घर में काम किया था। आन्या उस कॉन्ट्रैक्टर से भुवन के घर पर ही मिलने के लिए कहती है और वहाँ आन्या को अब पता चलता है कि उसने ही घर में 11 पाइप दीवार पर लगाए थे वेंटिलेशन के लिए, जिसमें से 7 पाइप उल्टे और 4 पाइप सीधे थे। और मरने वालों में से 7 लड़के और 4 लड़कियां थी, जो कि टोटल 11 लोग थे, जिसका पूरा कनेक्शन मर्डर से लग रहा था। अब आन्या और राघव घर की थोड़ी और जांच करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि घर में 11 दरवाजे हैं, 11 खिड़कियां हैं, 11 पाइप हैं, 11 सरिया है और मौत भी 11 लोगों की ही हुई है। सब में 11 नंबर बड़ा कॉमन है। अगले सीन में अमन राजावत फैमिली के घर के बाहर एक आदमी से उस फैमिली के बारे में पूछता है, जो बताता है कि राजावत के घर में आज तक कोई भी आदमी नहीं गया है, पर सब लोग उनके बाकी लोगों से अच्छे रिश्ते के बारे में ही बता रहे थे। उनके घर में सिर्फ एक छोटा बच्चा जाता था, जो कि आदेश के बच्चे का दोस्त था। फिर राघव अब आन्या को बताता है कि राजावत फैमिली का प्लॉट नंबर भी 11 है और उसका एरिया भी 11/11 है। भुवन के पापा को मरे हुए भी 11 साल हुए हैं और जिस ईयर में उसकी पूरी फैमिली ने सुसाइड किया है, उसका टोटल कर भी 11 नंबर आ रहा है। आन्या को अब 11 नंबर का पूरा कनेक्शन केस से लग रहा था और आन्या को ये केस कोई जादू टोना टोटका और बाबा के अंधविश्वास का लगने लगा था। आन्या फिर अमन को फोन कर अंशिका से कई 11 नंबर और एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास के बारे में पूछती है, पर अमन मना कर देता है।
इधर राघव फिर अन्य से अलग अलग केस के रेफरेंस लेकर राजावत फैमिली के बारे में बात करता है और उसके बाद फिर अन्य अपने घर जाती है जहां उसका पति अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा होता है और इसी कारण से उनकी आपस में बहस हो जाती है। फिर हमें अन्य के बचपन का सीन दिखाते हैं जहां उसकी उसके दोस्त से लड़ाई होती है और सीन बदलते ही क्राइम सीन पर फंदे लटके हुए दिखते हैं, जिसके तुरंत बाद एक रूम में सीन जाता है जहां कोई पंखे पर लटका हुआ दिखता है और तुरंत ही आन्या सपने के डर से जाग जाती है। आन्या को अब ऐसे सपने बार बार आ रहे थे। अगले दिन आन्या और उसकी टीम अमन और अंशिका की एंगेजमेंट वीडियो देखते हैं जहां उन्हें एक बाबा दिखता है और आन्या को उस बाबा पर पूरा शक होने लगता है। फिर आन्या अपनी टीम के साथ चमत्कारी बाबा के घर जाने के लिए निकलती है, पर उनका एक पुलिस वाला चुपके से ये खबर मीडिया में लीक कर देता है। जैसे ही आन्या की टीम बाबा के घर पहुंचती है, वहाँ पर न्यूज वाले भी आ जाते हैं। आन्या अपनी टीम को न्यूज रिपोर्टर को बाहर रोककर अंदर जाकर बाबा को देखती है, पर उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। वहाँ पर तो बस एक बकरी दिखती है, क्योंकि कहा जाता था कि वह बाबा चमत्कारी बाबा है जो अलग अलग जानवर का रूप रख लेता है, और ये बात एकदम झूठ थी। आन्या फिर लोकेशन ट्रेस कर बाबा की लास्ट लोकेशन पता करती है, जहां से उसे बाबा के नया सिम कार्ड खरीदने के बारे में पता चलता है। इधर आन्या की टीम को पता चलता है कि अमन ने उनसे झूठ बोला है कि उसने 9 बजे उसकी माँ को फोन किया और अमन नशे के इंजेक्शंस भी ले रहा है, जो कि उसने इन्वेस्टिगेशन के बाद भी लिए थे। आन्या की टीम अब बाबा का नया नंबर ट्रेस कर बाबा की लोकेशन पता कर लेती है। फिर आन्या और उसकी टीम उस चमत्कारी बाबा को होटल में जाकर पकड़ लेती है। तब वह चमत्कारी बाबा आन्या और उसकी टीम को भुवन के बारे में बताता है, जो कि उसके पास आया था और उसने अपनी सारी बातें उस बाबा को बताई थी कि उसे एक दिन सपना आया और उसके पापा ने सपने में बोला कि वह सब कुछ ठीक कर देंगे और उसका बदला भी जरूर लेंगे। जिसके कुछ टाइम बाद दौलत की दुकान में आग लग गई और फिर भुवन अपने पापा की फोटो की रोज पूजा करने लगा। तब एक दिन भुवन की दादी ने इन सब ड्रामों से तंग आकर बोला कि वह ये सब क्या पागलपन कर रहा है और तेरे पापा तो मर चुके हैं। दौलत की दुकान तो शॉर्ट सर्किट से जली थी, ना कि तेरे पापा ने उसे जलाया था। तब भुवन के अंदर एकदम से उसके पापा की आत्मा आती है। तब जो भुवन काफी टाइम से बोल नहीं पा रहा था, वह पापा की आवाज में बोलता है कि जिनके बच्चे नालायक होते हैं ना, उन्हें मरने के बाद भी आराम नहीं होता। और ये बात भुवन के पापा बोला करते थे। जिसके बाद भुवन जमीन पर गिर जाता है और एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, एपिसोड 4 की शुरुआत में डॉक्टर भुवन को चेक करते हैं और भुवन की आवाज भी उस इंसिडेंट के बाद वापस आ जाती है। फिर चमत्कारी बाबा आन्या को बताता है कि भुवन ने उसे कहा था कि उसके पापा ने उसे सपने में आकर बताया कि उनका उद्धार नए घर में जाकर होगा, इसलिए उनका परिवार भोजीपुरा से किशन नगर शिफ्ट हो गया। लेकिन उनके नए घर में जाने के बाद भी उनके परिवार के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। ना अंशिका को जॉब मिल रही थी, ना परिवार में किसी का भी काम बन रहा था। फिर नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई और एक दिन भुवन ने अपने भाई को महिपाल के आदमियों द्वारा 20 लाख रुपए के लिए धमकाते हुए देखा। उसके बाद भुवन के सपने में अब उसके पापा काफी टाइम से नहीं आ रहे थे और भुवन को भी इस बात की काफी चिंता होने लगी थी। भुवन ने अब बाबा के पास आकर उसकी सारी बात बताई और बाबा ने भुवन को कुछ चीज तकिया के नीचे रखने के लिए दी ताकि उसको शांति मिल सके। अगले सीन में भुवन अपने बड़े भाई आदेश के कहने पर नदी में नहाने जाता है। नदी में तैरते तैरते उसे अपने पापा के ख्याल आते हैं कि वह उसे क्यों नहीं मिल रहे हैं और इसके बाद भुवन डूबने लगता है। तभी भुवन को उसके ख्यालों में उसके पापा जवाहर सिंह दिखते हैं और भुवन डूबने से बच जाता है। अगले दिन भुवन अंशिका की माँ से बोलता है कि उसे जॉब मिल जाएगी और थोड़ी देर बाद भुवन की वाइफ पूनम भुवन को बताती है कि अंशिका को जॉब मिल गई। आखिर आपको कैसे पता चला कि उसे जॉब मिल जाएगी? भुवन बोलता है कि मुझे ये सब पापा ने बताया था। भुवन अब खुद की पेंट की दुकान खोलता है और कुछ ही समय में उनके घर में गाड़ी भी आ जाती है और भुवन के सपनों में उसके पापा के आते ही सब कुछ ठीक हो गया था और उनके घर में खुशहाली आ गई थी। फिर कुछ दिनों बाद भुवन की फैमिली ने उस चमत्कारी बाबा को अंशिका की सगाई में बुलाया। अब आन्या फिर बाबा से बोलती है कि आपने उनकी फैमिली को आत्महत्या करने के लिए तो नहीं उकसाया। यह सुनकर बाबा मना करता है और बोलता है कि मुझे जो भी पता था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब अगले सीन में आन्या खिड़की के बाहर खुद को बचपन में डूबते हुए देखती है। फिर जैसे ही वह अपने आप को बेड पर देखती है, वह चौंक जाती है और तभी एकदम से आन्या की आंख सपनों से खुलती है। आन्या के साथ ऐसा बार बार हो रहा था और वह इससे काफी ज्यादा डर गई थी। आन्या अब खुद को शांत करने के लिए अपनी मम्मी से बात करती है। अब अगले दिन आन्या और उसकी पूरी टीम फ्लाइट से वापस घर आते हैं। आन्या अब घर में देखती है कि उसका पति किसी और लड़की के साथ बेड पर बैठा है। तब आन्या और उसके पति के बीच आपस में काफी बहस होती है। आन्या का पति बोलता है कि मैं उस लड़की को डेट कर रहा हूँ
और वैसे भी अन्या और उसके पति के बीच काफी टाइम से कुछ भी सही नहीं हो रहा था। फिर अन्या का पति घर छोड़कर चला जाता है। अब राघव को पुलिस स्टेशन में पता चलता है कि जो बाइक रात को रजावत फैमिली के घर आई थी वह अमन की बाइक थी। इधर अमन छोटे बच्चे किशोर के पास जाकर बात करता है, क्योंकि अमन को पता लग गया था कि वह वही बच्चा है जो कि रजावत की फैमिली के घर जाता था। किशोर अमन को बताता है कि भुवन अंकल एक छोटे कुत्ते को बच्चों से बचाकर घर ले गए थे, फिर वह उस कुत्ते की काफी देखभाल करने लगे थे। साथ ही किशोर ये भी बताता है कि भुवन अंकल के अंदर दादाजी मतलब ज्वार सिंह आते थे। उसने ये सब एक रात खिड़की से अपनी आंखों से देखा है। इधर अन्या के बड़े ऑफिसर उसे केस सॉल्व न कर पाने का कारण पूछ रहे थे और साथ ही वे कहते हैं कि तुम्हारे साथ हम किसी सीनियर ऑफिसर को इस केस पर लगा देते हैं। पर अन्या गुस्से में बोलती है कि आपको क्या लगता है मैं इस केस को सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। अन्या कहती है कि मैं इस केस की सारी फाइल्स और रिपोर्ट उनको जल्दी हैंडओवर कर दूंगी और अब मैं ये केस छोड़ती हूँ। इधर अमन अब चुपके से रजावत फैमिली के घर जाता है और वहाँ पर वह रूम में कुछ ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर राघव एकदम से अमन को पकड़ लेता है। यहाँ अन्या को घर में बार बार रजावत फैमिली के केस के ख्याल आ रहे थे। तब अन्या अपने साथी को फोन कर रजावत फैमिली के पहले घर का एड्रेस निकलवा कर वहाँ जाती है। इधर राघव अमन को थाने ले जाकर पूछताछ करता है। तब अमन बोलता है कि उसकी और अंशिका के बीच लड़ाई हुई थी, पर सगाई के बाद सब कुछ सही हो गया। अमन ने होटल बुक करके अंशिका के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को बोला, जहाँ अंशिका 7 बजे आने वाली थी पर वह नहीं आई। इसके बाद उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। तब अमन ने काफी वेट करने के बाद अंशिका से घर जाकर बात करने की सोची। जैसे ही अमन उनके घर गया वहाँ दरवाजा खुला हुआ था और अमन के अंदर जाते ही उसने देखा कि अंशिका के साथ उसकी पूरी फैमिली फंदे से लटकी हुई है। ये बताते हुए अमन रोने लगता है। फिर अमन बताता है कि भुवन हर रात मंत्र पढ़ता था और उसकी फैमिली साथ में बैठकर पूजा करती थी। तब एकदम से अन्या वहाँ आकर बोलती है कि इस दौरान उनके परिवार में से कोई रजिस्टर में कुछ लिखता भी था क्या। और फिर अन्या राघव से भुवन के घर में मिले सारे रजिस्टर निकलवाती है। तब अन्या को पता चलता है कि रजिस्टर में ये सारी बातें भुवन ने जवार सिंह बनकर लिखी थी और उन्हें सिर्फ 2008 और 2009 के रजिस्टर मिले थे। मतलब और भी रजिस्टर हो सकते हैं जिससे उन्हें केस के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब अन्या और उसकी पूरी टीम रजावत फैमिली के घर जाकर रजिस्टर ढूंढती है पर उन्हें कहीं भी कुछ नहीं मिलता। तब अन्या एकदम से कुत्ते की रहने वाली जगह पर जाती है और उसे वहाँ पर रजिस्टर मिल जाते हैं और एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों एपिसोड 5 की शुरुआत में अन्या की उसके सर से फोन पर बात होती है और केस में रजिस्टर मिलने के बाद अन्या अब केस को किसी भी हाल में सॉल्व करने को बोलती है। अब क्राइम ब्रांच में रजावत फैमिली के नो रजिस्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तब कहानी चलती है और भुवन अपनी वाइफ को बताता है कि जब वह नदी में तैरने गया था तो उसे लग रहा था कि किसी ने उसको जकड़ लिया है और वह डूबने वाला ही है। तभी उसे एकदम से उसके पापा जवाहर सिंह का ख्याल आया, जिसके कारण वह बच गया। भुवन की वाइफ ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है। अगले सीन में अंशिका घर में शादी करने के लिए मना करती है पर उसके परिवार वाले बोलते हैं कि लड़का काफी अच्छा कमाता है और तुम मांगलिक हो, तुम्हारी उम्र भी बढ़ती जा रही है, इसलिए तुम शादी के लिए हाँ कर दो। पर भुवन वहाँ आकर अंशिका की साइड लेकर बोलता है कि अगर अंशिका की मर्जी नहीं है तो वह शादी कर खुश कैसे रहेगी। शादी का फाइनल डिसीजन अंशिका का ही होगा। यह सुनकर अंशिका काफी खुश हो जाती है। उसके बाद भुवन अंशिका से मिलकर बोलता है कि उसके पापा से बात हुई है और जल्दी उसे एक अच्छा लड़का मिलेगा और उसकी जॉब में प्रमोशन भी होने वाला है। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। अन्या फिर आगे के पेज पढ़ती है। तब भुवन अपने आप से बात करता है और उसके अंदर उसके पापा रजावत आ जाते हैं और भुवन के बेटे को बोलते हैं कि डरो मत और स्कूल स्टेज में जाकर बिना डरे प्रेयर करो, क्योंकि भुवन के बेटे को स्टेज पर प्रेयर करने में काफी डर लग रहा था। फिर भुवन अपने पापा की आवाज में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत ही बाद में तुम्हारी ताकत बनेगी। इसके बाद वह भुवन के बेटे को गले लगाते हैं। अब भुवन के अंदर उसके पापा बार बार आते जा रहे थे और उनके परिवार के सारे काम भी बन रहे थे और जो भी भुवन बोल रहा था लगभग वह सच ही हो रहा था। रजिस्टर में अन्या एक लाइन पढ़ती है कि जिसमें भुवन ने पापा बनकर लिखा था, उनके परिवार में श्रद्धा बनी रहनी चाहिए और मंत्रों के उच्चारण चलते रहने चाहिए, तभी उनके परिवार के काम सफल होंगे। और ये सारी बातें अंशिका रजिस्टर में नोट करती है और किसी सोच में पड़ जाती है। अगले सीन में पुलिस डिपार्टमेंट का हेड न्यूज रिपोर्टर को जवाब देकर बोलता है
कि उन्हें जांच में 9 रजिस्टर मिले हैं जिसमें परिवार के अंदर की काफी जानकारी है। इससे उन्हें केस सॉल्व करने में मदद मिलेगी और वह जल्द से जल्द केस को सॉल्व कर पाएंगे। अब इधर निर्मल और शंभू सुबोध नाम के इंस्पेक्टर को धमकाकर पैसे का लालच देकर बोलते हैं कि तुम रजावत फैमिली के रजिस्टर कैसे भी करके उन्हें ला कर दो, जिससे वह काफी सारा पैसा कमाएंगे न्यूज चैनल वालों को देकर। सुबोध इस काम के लिए मना करता है तो वह दोनों सुबोध के प्रमोशन में बाधा डालने को बोलकर उसे धमकाते हैं। इससे सुबोध को उन्हें हाँ करनी ही पड़ती है। सुबोध अब रजावत फैमिली के रजिस्टर को ऑफिस में ढूंढने लगता है पर उसे कोई भी रजिस्टर नहीं मिलते। तब इतने में आन्या वहां आ जाती है और सुबोध बहाने मारकर चुपचाप वहां से चला जाता है। आन्या अब रजावत फैमिली का रजिस्टर दोबारा पढ़ती है। तब हमें पता चलता है कि भुवन के बड़े भाई ने एक डेयरी की दुकान खोली थी। आदेश की वाइफ करुणा जैसे जलेबी लेकर आती है तब आदेश बोलता है कि इस घर में मीठा लाना सख्त मना है क्योंकि उसकी माँ को डायबिटीज है, इसलिए घर में कोई भी मीठा नहीं खाता। कुछ टाइम बाद खाने पर दादी के पास भुवन की वाइफ आती है और वह अपने साथ जलेबी लाकर दादी को देती है। तब हमें पता चलता है कि भुवन की माँ की डायबिटीज खत्म हो गई है और ये सब भुवन के पापा ने पहले उसको बता दिया था। अब भुवन के परिवार का उसके पापा पर विश्वास काफी बढ़ गया था पर आदेश की वाइफ को अभी भी इस बात पर शक था। आन्या अब अपने सर के साथ उनके बड़े ऑफिसर के कैबिन में जाती है। तब उसके बड़े ऑफिसर बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट के साथ आते हैं जो कि उनके केस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इधर सुबोध रजावत फैमिली का रजिस्टर आन्या के ड्रॉर से चुपके से चुरा लेता है। अगले सीन में भुवन के अंदर उसके पापा की आत्मा आती है और वह अपने परिवार वालों को काफी सारी बातें बोलकर कहता है कि तुम सब एक साथ ही रहना, 11 में ही शक्ति है। इधर साइकेट्रिस्ट आन्या और बड़े ऑफिसर को बोलता है कि उसे साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करनी होगी जिसमें वह भुवन के मेंटल स्टेट को पता करेगा और इससे उन्हें भुवन की पूरी कंडीशन का आइडिया हो जाएगा। पुलिस वालों को लगता है कि अब ये केस जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। आन्या अब अपने कैबिन में जाकर रजावत फैमिली का रजिस्टर देखती है पर उसे ड्रॉर में कोई भी रजिस्टर नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद सुबोध आन्या के पास आकर रजिस्टर देकर सारी बात बताता है। तब आन्या निर्मल और शंभू को अपने कैबिन में बुलाकर खूब सुनाती है और शंभू को बाहर भेजकर निर्मल से बात करती है कि तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड मेरे पास है और तुमने ही रेड के 1 घंटा पहले मीडिया से बात करी थी और तुमने ही मीडिया में केस की सारी बातें लीक करी हैं। अब हमारे बड़े सर ही तुमसे बात करेंगे। आन्या अब रजावत फैमिली का रजिस्टर फिर से पढ़ती है। तब भुवन का दोस्त मलाज 12 साल बाद उससे मिलने आता है और भुवन अपने दोस्त से बचपन की सारी बातें करता है। फिर भुवन मलाज को बताता है कि उसके अंदर उसके पापा आते हैं जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी काफी थक जाती है। मलाज बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है। फिर वह भुवन को एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाता है और वह साइकेट्रिस्ट भुवन को एग्जामिन कर उसे दवाई दे देता है। इधर घर में दादी अपने पोते को कहानी सुनाकर स्कूल टेस्ट के लिए पढ़ने को प्रेरित करती है। भुवन के सपने में अब उसके पापा घोड़े पर बैठकर जाने लगते हैं क्योंकि भुवन साइकेट्रिस्ट के पास गया था पर भुवन अपने पापा को जैसे तैसे रोक लेता है और बोलता है कि उसने साइकेट्रिस्ट की दी हुई दवाई नहीं खाई है और उसे अपने पापा पर पूरा विश्वास है। इधर क्राइम ब्रांच में राघव को डायरी में एक श्लोक मिलता है। इसे देखकर आन्या बोलती है कि मुझे पता है इस संस्कृत के श्लोक को एक ही आदमी पढ़ सकता है। जिसके बाद आन्या अपने पति के पास जाती है जो कि बच्चों को लेक्चर दे रहा होता है। आन्या अपने पति से मिलकर उसे संस्कृत श्लोक को पढ़ने को बोलती है क्योंकि आन्या के पति ने एक संस्कृत में फिल्म के लिए डायरेक्शन की थी तो उसे संस्कृत भाषा की काफी नॉलेज थी। आन्या का पति बोलता है कि वह उसके बारे में अगले दिन बता देगा। अब राघव को फोरेंसिक रिपोर्ट वालों का फोन आता है और वे कुछ बताते हैं। तब राघव आन्या को बोलता है कि फोरेंसिक की रिपोर्ट कल तक आ जाएगी मगर इनिशियल रिपोर्ट में उन्हें पता चला है कि रजावत फैमिली के 11 लोगों का मरने का टाइम लगभग एक ही है और स्टूल को फोर्सफुली गिराया गया है। मतलब ये सारा केस मर्डर का हो सकता है। उसके बाद कहानी में भुवन का भाई आदेश भुवन को उसके कुछ खाते दिखाकर बोलता है कि उन पर काफी ज्यादा उधार हो गया है तो वह एक नया बिजनेस खोलने की सोचता है। फिर भुवन अपनी वाइफ को बताता है कि उसके भैया मिठाई की दुकान खोलने की सोच रहे हैं ताकि अपना उधार चुक सके। अगले सीन में भुवन अपने गाँव जाता है और घर में अलमारी में कुछ पेपर देखता है। तब भुवन को एक बॉक्स में कुछ मिलता है। इसके बाद भुवन अपने घर आकर अपने परिवार वालों से बात करता है और बोलता है कि उसके पापा ने कहा है कि हम परिवार वालों को एक साधना पूरी करनी होगी जिससे उनके परिवार के सारे काम बनने लग जाएंगे। उस साधना का नाम अक्षय साधना है जो कि गिनती के सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलती है और ये उनके परिवार को मिली है। और एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों फाइनल एपिसोड की शुरुआत में रजावत की पूरी फैमिली कार में कहीं जा रहे होते हैं। तब भुवन के बड़े भाई आदेश को कार चलाते हुए नींद आती है और उनकी कार खाई में गिरने लगती है।
तब एकदम से भुवन अपने पापा की आवाज में बोलता है कि घबराओ मत, उन्हें कुछ नहीं होगा, और फिर सब बच जाते हैं। अगले सीन में अंशिका के लिए अमन गुप्ता का रिश्ता आता है और भुवन और आदेश इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। अमन गुप्ता और अंशिका अब एक दूसरे से मिलने लगते हैं और रिश्ते की बात आगे बढ़ जाती है। एक दिन भुवन अमन गुप्ता को अपने बिजनेस शुरू करने के बारे में बताता है, पर उसे लोन नहीं मिल रहा था, जबकि वह अपनी पुश्तैनी जमीन भी गिरवी रखने को तैयार था। तब अमन गुप्ता भुवन की पुश्तैनी घर के पेपर्स अपने बैंक में रखकर उन्हें कम इंटरेस्ट में 2 करोड़ का लोन दिलवा देता है। अब भुवन के घर में सब खुश थे। तब भुवन बताता है कि पापा भी खुश नहीं है। सपने में उन्होंने बताया कि उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है और लोन तो उन्हें मिल गया, पर दुकान का काम चलना जरूरी है, नहीं तो वह सब सड़क पर आ जाएंगे। तब आदेश की वाइफ बोलती है कि आगे का रास्ता भी उन्हें पापा ही दिखाएंगे। तब भुवन बोलता है कि पहले हमें अंशिका की पूजा करनी होगी, उसके बाद ही आगे का सोचेंगे। अब अंशिका की पेड़ से शादी होती है ताकि उसके दोष कट जाएं। अब घर में अमन और अंशिका की सगाई होने वाली होती है और भुवन सारे रजिस्टर को कुत्ते की जगह के नीचे छुपा देता है ताकि ये बात किसी के सामने ना आए। अगले सीन में साइकेट्रिस्ट आन्या और उसके सर को रजिस्टर की राइटिंग रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें अंशिका और जवाहर सिंह की राइटिंग मिलती है, जबकि जवाहर सिंह तो पहले ही मर चुके हैं। अब अमन और अंशिका की एंगेजमेंट का सीन दिखाते हैं। उसके बाद भुवन के सपने में जवाहर सिंह आकर बोलते हैं कि उनको जल्दी मुक्ति दे दो, जिससे उनके परिवार वाले रात को ही मंत्र पढ़ते हैं। तब भुवन के अंदर उसके पापा आकर पूरे परिवार को अक्षय साधना करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद उनके सारे काम बन जाएंगे। आन्या ये सारी बातें रजिस्टर में पढ़ रही थी। तब आन्या को उसकी माँ का फोन आता है और आन्या अपने केस के बारे में अपनी माँ को बताती है। तब आन्या की माँ बोलती है कि ये सब तो मेरे साथ भी होता आ रहा है। तब आन्या ख्यालों में देखती है कि बचपन में उसकी फ्रेंड डूब के मर गई थी और वह भी आन्या के ख्यालों और सपनों में आती है। आन्या अब आगे किताब पढ़ती है। तब उसमें भुवन अपने परिवार वालों को अक्षय साधना के बारे में बताता है कि इस साधना में मृत्यु वाले व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है और परिवार वालों से अंधकार हट जाता है। इस साधना में पूरे परिवार को गले में फंदा बांधकर स्टूल पे खड़े होकर वृक्ष की लताओं जैसे मंत्रों का उच्चारण करना होगा और एक कटोरे में पानी भरकर भी रखना होगा। जैसे ही पानी का रंग लाल होगा, भुवन के पापा साक्षात दर्शन देंगे और उनको मुक्ति मिल जाएगी और उसके बाद परिवार के काम भी बनने लग जाएंगे। अब घर में छोटे बड़े हर कोई इस क्रिया के लिए मान जाते हैं। इसके बाद आगे रजिस्टर में कुछ भी नहीं लिखा था। अब आन्या को रजिस्टर में एक बस की टिकट मिलती है, जिसमें भुवन अपने गांव गया था और आन्या छानबीन करने के लिए भुवन के पुश्तैनी घर पहुंच जाती है, जहां आन्या को अलमारी से एक पुराना पेपर मिलता है, जिसमें अक्षय साधना के बारे में संस्कृत में कुछ लिखा था। तब आन्या उसकी फोटो खींचकर अपने पति को भेजती है ताकि वह संस्कृत का मतलब बता सके। पेपर को बंद करते हुए आन्या को एक पेड़ दिखता है, जिसमें एक वृक्ष में लटाई लटकी हुई थी। तब आन्या को अपने पति की पहली ट्रांसलेशन की याद आती है कि संगठन में ही शक्ति है और उन्हें हवा के साथ उड़ना है। उसके बाद सीन चेंज होता है और भुवन के परिवार वाले नए कपड़े पहनकर साधना के लिए तैयार होते हैं और इधर आन्या अपने सामने एक पेड़ में लटाई लटकी हुई देखती हैं। अब आन्या का पति उस संस्कृत का पूरा ट्रांसलेशन कर लेता है और फोन कर बताने की कोशिश करता है, पर आन्या का फोन तो उसके पास नहीं था। जैसे ही आन्या का साथी आन्या को फोन ला कर देता है, तब आन्या का पति बोलता है कि उस रात को जो हुआ ये जानकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। पर आन्या बोलती है कि मुझे सब पता है कि उस रात क्या हुआ था। अब भुवन की फैमिली अक्षय साधना के लिए स्टूल पर फंदे लगाकर खड़े होते हैं और भुवन और आदेश सबके हाथ बांधकर उनकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं और दादी के रूम में जाकर उन्हें फंदे से लटकाकर उनकी आंखों में भी पट्टी बांध देते हैं। फिर भुवन खुद के साथ भी ऐसा ही करता है और पूरा परिवार मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद भुवन अपनी पट्टी खोलकर देखता है तो पानी का रंग लाल नहीं हुआ था और उसके पापा भी नहीं आए थे। तब भुवन सोचता है कि उसके पापा को तभी मुक्ति मिलेगी जब ये सच्ची में लटकेंगे और इस साधना का टूटना उसके परिवार के लिए विनाशकारी हो सकता है। भुवन अब अपनी दादी के पास जाकर पापा की आवाज में ठीक टाइम पर इशारा करने के लिए कहता है और फिर भुवन एक रस्सी ले जाकर सभी के स्टूल के नीचे से निकालकर अपने हाथ में पकड़ लेता है और दादी के ठीक टाइम पर इशारा करते ही वह उस रस्सी को खींच लेता है। इससे सभी परिवार वालों के नीचे से स्टूल निकल जाते हैं और सभी लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं। उधर दादी भी फांसी के कारण मर जाती है और मरने के बाद उनके सर पर चोट लगती है। यह सीन देखने में दिल दहलाने वाला था। तब एकदम से पानी का रंग लाल होता है और भुवन को उसके पापा दिखते हैं, जो कि उसका वहम था, और भुवन भी तड़प तड़प कर मर जाता है। अब पूरी परिवार की लाश वहीं पर लटकी रह जाती है। फिर आन्या बताती है कि यह सब भुवन की साधना पर अंधविश्वास के कारण हुआ है। भुवन की फैमिली को टाइम के साथ विश्वास होता गया
कि भुवन अपने पापा से बात कर सकता है और साइकियाट्रिस्ट इस केस को एक शेयर्ड साइकोसिस बताते हैं, जिस केस में ऐसा ही होता है। फिर अमन रजावत फैमिली की मौत का कारण पूछता है। तब आन्या बताती है कि भुवन एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास गया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने पापा को मारा है और सर पर चोट लगने और भुवन के गिल्ट के कंबाइंड इफेक्ट से उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आ गया, जिससे उसको उसके अंदर उसके पापा के आने की फीलिंग आने लगी। और फिर साधना के अकॉर्डिंग भी फैमिली को जड़ों की तरह लटकना था। जब भुवन के पापा नहीं आए तो भुवन ने उन शब्दों का कुछ और ही मतलब निकाल लिया, जिसके कारण पूरा परिवार लटक कर मर गया। फैमिली की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी सब कुछ साफ हो जाता है कि यह कोई मर्डर का केस नहीं है और ये केस सॉल्व हो जाता है। आन्या अब जाते हुए अपने ख्यालों में अपने बचपन के दोस्त की यादें देखती है और अपना अपॉइंटमेंट भी साइकियाट्रिस्ट से ले लेती है, जिसके बाद ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, ये पूरी सीरीज बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री से भरी पड़ी थी। वैसे आपको अगला एक्सप्लेनेशन किस मूवी पर चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हाल ही में आई बम्बई मेरी जान का एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।